हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को, तो मैंने आपको कहा था कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हमारी वीडियो में हम लास्ट वाले टॉपिक्स को कर रहे हैं। चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा आज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। इससे पहले जब हमने किया था तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी तक कर लिया था, और टेक्सोनोमिक कैटेगरी को लर्न करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लर्न करो तो बहुत अच्छा रहेगा, लर्न करना आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको कैसे कहा था कि पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, मैंने ये सीक्वेंस बनाई थी और इसके थ्रू कहा था कि आप ऐसे लर्न करोगे तो लर्न हो जाएगा अच्छे तरीके से। जैसे कि एस जो है वो किसके लिए था, स्पीशीज के लिए। जी जो है वो किसके लिए है, जीनस के लिए। एफ किसके लिए है, फैमिली के लिए। ओ किसके लिए है, ऑर्डर के लिए। सी किसके लिए था, क्लास के लिए। पी किसके लिए था, फाइलम के लिए। और के किसके लिए था, किंगडम के लिए। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। थोड़ा सा बस आपको बता रही हूँ कि कहाँ तक हमने कर लिया था। तो हमने स्पीशीज के बारे में पढ़ लिया था और जीनस के बारे में पढ़ लिया था। स्पीशीज जो है ये क्या होती हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम स्पीशीज बोलते हैं। और जीनस में क्या बताया था हमने कि जीनस क्या है, सिमिलर स्पीशीज मिल करके एक तरह का जो जीनस है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट जो अभी हमें करना है वो है हमारा फैमिली। तो फैमिली जो है, फैमिली के बारे में क्या लिख सकते हैं, सिमिलर जीनस मिल करके एक फैमिली को शो करते हैं। कुछ इस तरह से याद करना है ना हमें, इस ऑर्डर से लर्न करना है ना हमें। तो क्या है कि सिमिलर जीनस जो हैं वो एक ही फैमिली के अंदर आते हैं। सिमिलर जीनस प्लेस्ड इन ए फैमिली, एक ही फैमिली के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे कि पैंथरा, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पेंडियस। इसमें हमने एग्जाम्पल किए थे। जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो देख लें, क्योंकि पहले वाली वीडियो में हम ये कर चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा कि फैमिली कैसे बनी है तो पहले वाली वीडियो को आप एक बार देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो पैंथरा और साथ में है फैलिस, पैंथरा और फैलिस। फैलिस जो है ये कैट का साइंटिफिक नेम है, पैंथरा जो है वो किसका है, टाइगर का है। तो इन दोनों की फैमिली जो है वो कौन सी है, इन दोनों की फैमिली जो है वो फैलिडी फैमिली है। कौन सी फैमिली है, फैलिडी फैमिली है। तो मतलब क्या है, ये जीनस जो है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ये किस में कंसिडर किए जाते हैं, ये बिग कैट की फैमिली में कंसिडर किए जाते हैं। टाइगर, ठीक है, लॉयन या फिर जो कैट जो हैं ये एक ही फैमिली के सारे जीनस होते हैं, या फिर सारी के सारी स्पीशीज जो हैं ये वो एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ऑर्डर। अभी ऑर्डर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सिमिलर फैमिली कंसिडर इन ए सेम ऑर्डर। सिमिलर फैमिली जो है वो एक ही तरह के ऑर्डर को शो करती हैं, एक ही तरह का ऑर्डर जो है वो शो करती हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं सिमिलर फैमिली में। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले ली फैमिली फैलिडी, एक और दूसरी ले लेते हैं कैनिडी। फैलिडी और कैनिडी, फैलिडी कैट की फैमिली है और कैनिडी जो है ये किसकी है, डॉग की है। कैनिन्स जो है वो डॉग के लिए आता है। तो ये दोनों कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, कार्निवोरा। कौन सा करते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि फैमिली जो है ये क्या है,
कि भाई सिमिलर जीनस मिलकर के फैमिली को शो करते हैं, सिमिलर फैमिली मिलकर के एक ऑर्डर को फॉलो करती हैं। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लास। क्लास में क्या लिख देंगे? सिमिलर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन ए क्लास। जो ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का ऑर्डर शो कर रहे हैं तो उनको हम एक क्लास में रख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे हम, जैसे कार्निवोरा या कार्निवोर्स, और उसके साथ है प्राइमेटा या फिर प्राइमेट्स। कार्निवोर्स और प्राइमेट्स, इन दोनों को एक ही क्लास में रखा गया है। कौन सी क्लास में रखा गया है इनको? मैमल्स में। किस में रखा गया है? मैमल्स में। ठीक है, ये मैमल्स के अंदर आते हैं, एक ही क्लास के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइलम। फाइलम क्या होंगे? सिमिलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए फाइलम। तो मतलब क्या है? सिमिलर क्लास। तो सिमिलर क्लास में एक तो हमने ये मैमल्स लिख लिया, ठीक है, और क्या आ जाएगी? एव्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे इसमें? फिशेस आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी क्या हैं? ये अलग अलग फाइलम हैं। ये सारे के सारे ये क्या है? अलग अलग क्लास हैं। ये क्लास क्या करेंगी? एक ही तरह का फाइलम शो करेंगी। और फाइलम जो है ये कौन सा शो करेंगे? यहाँ पे कॉर्डेट्स। ये सारे क्या हैं? कॉर्डेट्स में आते हैं। ओके, कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो सारे किस में आते हैं? कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो क्लास जो है वो सिमिलर ऑर्डर से मिलकर के, एग्जाम्पल फाइलम जो है वो सिमिलर क्लास से मिलकर के जो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो एक ही तरह का फाइलम शो करते हैं। ये इसमें हमने एग्जाम्पल दे दिए सिमिलर क्लासेस के जो एक ही तरह के फाइलम को फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किंगडम। किंगडम जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म पाई जाती हैं ऑर्गेनिज्म की। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जो सिमिलरिटी हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल एंड तक जाते जाते तो डाइवर्स फॉर्म आ जाती है। मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनमें डिसिमिलरिटी भी काफ़ी होती हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो स्पीसीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आते हैं। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, डिसिमिलरिटी भी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और किंगडम जो है ये तो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा वाइड ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्स फॉर्म आती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, एनीलिडा, ये सारे के सारे फाइलम जो हैं, ये सारे फाइलम है ना, तो ये सारे के सारे फाइलम जो हैं ये किस में आते हैं, ये एक ही किंगडम सिस्टम में आते हैं। जो कौन सा किंगडम है, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो है उसमें सभी एनिमल आते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सारे के सारे एनिमल आ जाएंगे उसमें। तो मतलब बहुत सारे फाइलम जो हैं वो भी किस में आ गए, किसी एक किंगडम में आ गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें लर्न कैसे करना है कि स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज जो हैं वो जीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, जीनस जो है वो किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर फैमिली जो है वो एक ऑर्डर को फॉलो कर सकती हैं, सिमिलर ऑर्डर जो है वो क्लास को कर सकते हैं, क्लास मिलकर के किसी फाइलम को कर सकती हैं, बहुत सारे फाइलम मिलकर के किसी किंगडम को कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी। क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और इसमें जो ये लेवल बना रखे हैं ना हमने कि भाई सबसे नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ये जो लेवल हैं
इस लेवल को बोलते हैं टेक्सोनोमिक हिरार्की। क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक हिरार्की। और टेक्सोनोमिक हिरार्की के बारे में लीनियस ने ही बताया था। तो आई थिंक इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट है हमारा टेक्सोनोमिकल एड। टेक्सोनोमिकल एड्स। अब ये टेक्सोनोमिकल एड होते क्या हैं? एनीथिंग हेल्प इन द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स की और एनिमल्स की स्टडी में कुछ भी जिसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी उनकी स्टडी में हेल्प कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल एड्स बोलते हैं। दोबारा बता रही हूँ, टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होते हैं? जब हम एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उनकी स्टडी में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिनकी हेल्प से हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, उन सबको टेक्सोनोमिकल एड्स बोलते हैं। अब भाई किस किस चीज़ में स्टडी हो सकती है? आइडेंटिफिकेशन में हो सकती है, क्लासिफिकेशन में हो सकती है, या फिर हमें उनका जैसे नॉमेनक्लेचर में हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि टेक्सोनोमिकल एड जो है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसमें बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन। सेकंड जूलॉजिकल पार्क। थर्ड म्यूजियम। फोर्थ हर्बेरियम। और लास्ट फिफ्थ जो है वो है टेक्सोनोमिकल कीज। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? 5 टेक्सोनोमिकल एड्स हैं। अब इन 5 के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं कि भैया किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से ये प्लांट और एनिमल्स जो है उनकी स्टडी में हेल्प करवाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? बोटेनिकल गार्डन इज़ द प्लेस, क्या है? इज़ द प्लेस वेयर डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड। मतलब क्या है कि जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें मिलते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बहुत सारे टाइप के प्लांट एक ही साथ मिल सकते हैं, तो उसको बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। अब भाई जो बोटेनिकल गार्डन है उसके फ़ायदे क्या हुए, किस तरह से वो हेल्प कर रहा है? फर्स्ट क्या है? एक तो साइंटिफिक रिसर्च में, किसमें? साइंटिफिक रिसर्च जो है उसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि भाई जिसको भी क्या है रिसर्च करनी है, बॉटनी के अंदर जो स्टूडेंट है, तो अगर उसको रिसर्च करनी है तो वो क्या करेगा? किसी बोटेनिकल गार्डन में जाएगा, वहाँ पे उसको क्या है एक साथ बहुत सारी वैरायटियाँ मिलेंगी, तो उस पर वो आसानी से रिसर्च कर सकता है। सेकंड जो है वो क्या है? एजुकेटेड पीपल या फिर एजुकेट द पीपल। ये क्या करता है? पीपल्स जो होते हैं, मतलब जो रिसर्च नहीं भी कर रहे हैं, उनके भी एजुकेशन में हेल्प कर रहा है। जैसे क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वैसे बोटेनिकल गार्डन में गए हुए हैं, देखने गए हुए हैं, तो उनको देख के भी काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। जो बंदे बाहर से देखने जाते हैं उनको भी देखने से काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। तो क्या एक तरह से एजुकेशन में ये हेल्प कर रहा है। थर्ड और किस में हेल्प कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार मिल रहा है किसी को। अब क्या है, बोटेनिकल गार्डन जो है उसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो उनकी देख रेख कर रहा होगा, तो देख रेख कर रहा होगा तो क्या है उसको उसके पैसे भी मिल रहे होंगे, तो मतलब क्या है कि वो वहाँ से क्या है कुछ कमाई कर रहा है, अपनी फैमिली को भी चला रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा सिस्टम बना हुआ है कि भाई रिसर्च में हेल्प हो रही है, पीपल देखने जा रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, जो भी बंदे क्या है कि वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कुछ सैलरी मिल रही है, एक तरह से प्लांट्स की केयर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं ना हमारी।
तो इसलिए इसको हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स में रखा है। अब देखते हैं कौन सा बोटेनिकल गार्डन जो है वो सबसे पुराना कौन सा है और कहाँ पे प्रेजेंट था, और न्यू कौन सा है और कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन जो है उसका वेरी ओल्ड नेम क्या था, वेरी ओल्ड नेम, सबसे पुराना नाम द रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ओके। और कहाँ पे प्रेजेंट है, इन कोलकाता। वैसे कलकत्ता बोलते थे इसको पहले, कोलकाता नहीं, कलकत्ता। तो क्या है कि वेरी ओल्ड नेम, जो बोटेनिकल गार्डन का सबसे पुराना नाम है वो कौन सा था, द रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि कलकत्ता में सिचुएटेड था। नेक्स्ट जो है अब इसी का नाम चेंज करके ओल्ड नेम क्या है भाई फिर इसका, ये तो था वेरी ओल्ड नेम, ये था बोटेनिकल गार्डन का। तो ओल्ड नेम जो है वो क्या था, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ओके। तो ये क्या है, उसका नया नाम हो गया। अब इससे भी नया नाम कौन सा था, मतलब सबसे नया नाम, न्यू नेम, सबसे नया नाम क्या है, आचार्य जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन। न्यू नेम जो है बोटेनिकल गार्डन का वो क्या है, आचार्य जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन। कहाँ पर प्रेजेंट है, हावड़ा में है, इन कोलकाता। ठीक है, हावड़ा इन कोलकाता। तो क्या है कि बोटेनिकल गार्डन जो है उसका वेरी ओल्ड नेम जो है वो क्या था, द रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कलकत्ता बोला जाता था तब। उसके बाद क्या है, इसका न्यू नेम क्या आया, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। उसके बाद इसका भी न्यू नेम क्या आया, आचार्य जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। ओके, कोलकाता में भी अगर प्लेस का नाम कोई पूछे तो हावड़ा। ओके, तो ये हमने बताया किसके बारे में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि भाई सबसे जो है लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इंडिया में वो कौन सा है, आचार्य जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके फेमस होने की कौन कौन सी वजह है, जो जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके फेमस होने की क्या क्या वजह हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक प्लांट पाए जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे प्लांट से काफ़ी अलग हैं। तो इसी की वजह से क्या है कि ये बोटेनिकल गार्डन काफ़ी फेमस है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट, ए ग्रेट बैनियन ट्री, ए ग्रेट बैनियन ट्री, ग्रेट बैनियन ट्री प्रेजेंट है इसमें। तो बैनियन ट्री जो है साइंटिफिक नेम सारे बच्चों को पता होगा, साइंटिफिक नेम क्या है, फिकस बेंगालिनिस, ये साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालिनिस। ठीक है, तो क्या है, ग्रेट बैनियन ट्री। अब भाई इस बैनियन ट्री की कौन कौन सी स्पेशल बातें हैं जिनकी वजह से ये गार्डन फेमस हो गया। तो फर्स्ट क्या है, इसका लाइफ स्पैन ऑफ बैनियन ट्री कितना, मोर देन 250 ईयर्स। ठीक है, 250 ईयर्स से ज़्यादा का इसका लाइफ स्पैन है वहाँ पे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसके अंदर 2800 प्रोप रूट प्रेजेंट हैं, प्रोप रूट इतनी सारी प्रेजेंट हैं। ठीक है, और जो प्रॉप रूट है वो क्या काम करती हैं, स्पॉट प्रोवाइड करती हैं, एक्स्ट्रा स्पॉट प्रोवाइड करती हैं। थर्ड जो है वो क्या है कि इसके अंदर 14,500, ठीक है, इतने सारी क्या है प्रॉप रूट आ गए, जिसकी वजह से क्या है कि इतने
स्क्वायर फीट एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या है कि सबसे पहले जो ग्रेट बैनियन ट्री है, साइंटिफिक नेम बता दिया, इसका लाइफ स्पेन जो है वो 250 ईयर्स के लगभग है। दूसरी स्पेसिफिक बात क्या है इसमें कि भाई इसमें कितनी है 2800 क्रॉप रूट प्रेजेंट है। तीसरी क्या है कि इसमें 14,500 स्क्वायर फीट का एरिया इसने कवर कर रखा है। तो मतलब इसकी स्पेशल चीज़ों की वजह से क्या है कि लोग इसको देखने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बोटेनिकल गार्डन जो है ये भी काफ़ी फेमस है। अब दूसरा देख लेते हैं और क्या है वहाँ पे, पेंडिनिस। ये भी क्या है कि एक प्लांट है वहाँ पे, पेंडिनिस। अब ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट इन स्टिल्ट रूट, कि भाई जो इसकी स्टिल्ट रूट्स होती हैं ना, ये बेटा आगे हम करेंगे प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, ठीक है, आगे आएंगे हमारे सारे। तो जो स्टिल्ट रूट होती हैं इस पे, उनके ऊपर जो रूट कैप है वो एक से ज़्यादा होती हैं। मेनली क्या होता है कि रूट जो है उसके टिप के ऊपर एक रूट कैप प्रेजेंट होती है। तो रूट कैप जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है सॉफ्ट टिश्यू को, और साथ साथ में क्या है एब्जॉर्प्शन जो है उसमें भी हेल्प करती रहती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो रूट कैप जो है वो एक नहीं होती, बहुत सारी रूट कैप प्रेजेंट होती हैं। इसी की वजह से क्या है कि ये दूसरों से क्या है अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को भी देखने के लिए वहाँ पे क्या है लोग आते रहते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है विक्टोरिया एमाजोनिका, विक्टोरिया एमाजोनिका, विक्टोरिया एमाजोनिका, इसको क्या बोला जाता है, जेंट लिली प्लांट। क्या है ये, एक जेंट, जेंट का मतलब होता है बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा। तो क्या है, जेंट लिली प्लांट, विक्टोरिया एमाजोनिका। तो भाई इसकी क्या खास बात है, इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको, जो इसकी वजह से जो बोटेनिकल गार्डन है वो फेमस हो जाता है। तो भाई क्या क्या है, जो इसकी लीफ होती हैं, जो विक्टोरिया एमेजोनिका की लीफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड होती हैं। लीफ जो हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड होती हैं। कितनी, 2 to 3 मीटर, कितनी, 2 to 3 मीटर इतनी वाइड होती हैं। तो मतलब जो इसकी एक लीफ होती है उसके नीचे कई सारे बंदे बैठ भी सकते हैं, इतनी ज़्यादा वाइड हो गई। और जो लीफ है उसकी बनावट बहुत अच्छी होती है, दिखने में भी बड़ी सुंदर लगती है। तो क्या है कि जो मार्जिन वाला एरिया जो होता है लीफ का, वहाँ से क्या है कि एजिज पड़े होते हैं इस तरह से, और ऊपर से पूरी ग्रीन होती है, और नीचे से जो लीफ है वो कलर्ड होती है, मल्टीपल कलर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इसके पास, जिसकी वजह से क्या है कि दूसरे प्लांट से ये अलग है। तो ये हमने पढ़ा है कि भाई जो हमने पढ़ा कि आचार्य जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन जो है ये फेमस है बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा भी है ये इंडिया में। तो क्यों है, तो हमने बता दिया कि कुछ एक वहाँ पे स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं जो और दूसरी जगह पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या है, फेमस है। तो ये तो बच्चों हमने पढ़ा कि जो हमारा आचार्य जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन है वो फेमस क्यों है। तो इसके अलावा भी कुछ एक बोटेनिकल गार्डन है, तो उनके नाम देखो क्या क्या हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन इन लखनऊ, रॉयल बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट इन क्यू, इंग्लैंड। तो ये हमने पढ़े हैं कि कुछ एक हमारे बोटेनिकल गार्डन है और इनके फेमस होने की क्या क्या वजह हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टेक्सोनॉमिकल कीज में वो है जूलॉजिकल पार्क, या फिर बोल सकते हैं जूलॉजिकल गार्डन, या फिर कॉमनली हम बोल सकते हैं जू, जूलॉजिकल पार्क्स, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, जू। सो जू क्या है बेटा, इट इज द प्लेस
where different types of wild animals present। मतलब क्या है कि ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती हैं वाइल्ड एनिमल की। मतलब एनिमल्स जो हैं उसकी बहुत सारी वैरायटी हमें एक ही जगह पे मिलेंगी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क बोल सकते हैं या फिर जू बोल सकते हैं। तो भाई इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, जैसे हमने बोटेनिकल गार्डन में पढ़ा है तो इसकी भी होंगी, तो सेम वही होंगी। फर्स्ट क्या है, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो जूलॉजिकल पार्क हैं वो भी क्या है, अपने खुद में एक इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को भी रिसर्च करनी है और अगर उनको किसी एनिमल के ऊपर रिसर्च करनी है तो जूलॉजिकल पार्क जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे एनिमल मिल सकते हैं। उनका हैबिटेट कैसा है, या फिर उनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का हो रहा है, या फिर उनकी बॉडी जो है उनमें किस किस तरह की एक्टिविटी हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ से वो जान सकते हैं। तो रिसर्च जो है वो काफ़ी आसान हो सकती है। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, पीपल एजुकेटेड या फिर एजुकेट द पीपल। अब जनरली क्या है कि जितने भी जो होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं जो जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं एनिमल्स को देखने, तो देखने से भी उनको बहुत कुछ पता चलता है कि ये एनिमल कैसा है, ये एक्वाटिक है या फिर ये जो है ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल है, या फिर ये इसकी कौन सी स्पीसीज है। तो देख के भी उनको कई सारी चीज़ों का आइडिया होता है जो कि पहले वो बुक्स में सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, बट बाद में फिर जब वो देखते हैं तो उससे उनकी नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है। इसके अलावा है इकोनॉमी। अब जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स हैं, अब बहुत सारे एनिमल्स हैं तो कोई ना कोई उनकी केयर भी करता होगा, और जो केयर करता होगा तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे पैसे भी मिलते होंगे। जो जितने भी बंदे वहाँ देखने जा रहे हैं उनकी कोई ना कोई फ़ीस भी लगती होगी। तो इससे क्या है कि जितने एनिमल वहाँ पे रह रहे हैं उन सब का देख रेख भी हो रहा है। जितने बंदे वहाँ पे देखने जा रहे हैं उनको देखने से कुछ नॉलेज मिल रही है, साइंटिफिक रिसर्च भी अच्छी हो रही है, और उससे क्या है, अर्निंग भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से इकोनॉमी जो है वो भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारी है टेक्सोनॉमिकल कीज जो है जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट जो है वो है म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम तो सारे बच्चों को पता होगा, तो म्यूज़ियम है क्या। अब देखो म्यूज़ियम में क्या किया जाता है, इट इज़ द ड्राइड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर बोल सकते हैं इट इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन। तो क्या है बेटा, ये म्यूज़ियम जो है वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को उसके ड्राइड फॉर्म में रखा जा सकता है। अब ड्राइड फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल सा बोल सकते हैं कि भाई स्पेसिमेन की फॉर्म में रखा जाता है। अब या तो उसको सिंपली ड्राइड फॉर्म में रख सकते हैं या फिर किसी कंटेनर में भी रख सकते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि क्या है बायोलॉजिकल लैब जो हैं, या फिर इसके अलावा जो और बहुत बड़ी लैब होती है जहाँ पर रिसर्च के काम होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्पेसिमेन एक जगह पे रखे जाते हैं और किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखे जाते हैं। तो इस तरह से उनको रखा जाता है कि बहुत टाइम तक जो है उनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो अगर हम किसी इंसेक्ट को म्यूज़ियम में रखते हैं
तो रखने का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से रख सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, किलिंग। पहले तो भाई इंसेक्ट जो है उसको मार देंगे इंसेक्ट को। उसके बाद क्या करेंगे, पिनिंग। पहले तो हमने क्या कर दिया, जिस इंसेक्ट को हमने रखना है म्यूजियम में, तो पहले तो उसको मार दिया अच्छे से मतलब कि कोई भी उसके अंदर मूवमेंट ना हो। और फिर क्या किया, पिनिंग। पिनिंग का मतलब क्या है, उसको पिनअप कर दिया और अच्छे ढंग से पिनअप कर दिया, ताकि अगर उसके बारे में हम कुछ स्टडी करना चाहें तो वो आसानी से हो सके। अगर किसी बड़े एनिमल को रखना है, बिग एनिमल को ऐसे ही म्यूजियम में रखना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको कैसे रख सकते हैं, हम उसको रख सकते हैं स्टिफ्ड फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है कि जो कोई भी बड़ा एनिमल है, अगर म्यूजियम में उसको रखना है, तो जो उसकी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट हैं, लाइक उसकी किडनी, उसका हार्ट एंड अदर जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं, उन सबको निकाल देते हैं और सिर्फ उसकी बॉडी जो है उसका ढांचा रखा जाता है और उसी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्योंकि सॉफ्ट ऑर्गन जो हैं, उनके चलते हुए हम उसकी बॉडी को एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसको स्टिफ्ड फॉर्म में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन को रिमूव कर दिया और बॉडी जो है बस उसको रखा जाता है, ताकि इसकी बॉडी को देखकर आइडिया लगाया जा सके कि भाई हाँ, कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है, किस तरह का होता है। तो ये है बेटा म्यूजियम के अंदर किस तरह से रख सकते हैं, ये भी क्या है, हमारी एक टेक्सोनॉमिकल की है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, नेक्स्ट है हर्बेरियम। अब ये हर्बेरियम क्या है, इट इज द ड्राइड collection of the plants. It is the dried collection of the plants. ये क्या है, ये प्लांट का ड्राइड कलेक्शन होता है। वहाँ पे म्यूजियम में हमने ऑर्गेनिज्म का पढ़ा था ना, मतलब सबका। यहाँ पे हम सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स का ही होता है, और प्लांट्स को ड्राइड फॉर्म में रखते हैं फिल्टर पेपर के अंदर, जिसको हर्बेरियम शीट बोला जाता है। तो क्या है कि हर्बेरियम शीट का यूज़ किया जाता है, उसका एक साइज़ होता है, अभी स्टैंडर्ड साइज़ बताऊंगी आपको। तो हर्बेरियम शीट के अंदर जिस प्लांट को रखना होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रेशराइज फॉर्म में उसको रखा जाता है, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है तो जो फिल्टर पेपर का यूज़ किया है वो उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा, एक लंबे टाइम तक उस बॉडी को प्रिजर्व किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ पाउडर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भाई हर्बेरियम में क्या है, ड्राइड कलेक्शन होता है। किसका होता है, किसी भी प्लांट की, किसी भी स्पीसीज का हो सकता है, और एक लंबे टाइम तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि जो हर्बेरियम में हर्बेरियम शीट यूज़ होती है, तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो हर्बेरियम शीट जो है, हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं, उनका स्टैंडर्ड साइज क्या है होता है। तो देखो कुछ एक इस टाइप की होंगी ना, विड्थ तो हो गई 29 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 49 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 49 इंटू 29 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ध्यान से देखना एक चीज़, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड साइज है किसका, हर्बेरियम शीट का। इसका जो ये राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर जो है उस पर क्या है, कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखे जाते हैं। जैसे कि क्या क्या लिखा जाएगा, पहला उसकी लोकेशन, दूसरा कि भाई उसका साइंटिफिक नेम क्या है जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा है, थर्ड उसका कॉमन नेम क्या है, फोर्थ उसका हैबिटेट कैसा है, फिफ्थ कलेक्शन कब हुआ, मतलब कलेक्शन की डेट क्या है, नेक्स्ट क्या है, कलेक्टर का नाम, किसने उसको कलेक्ट किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये किसी भी हर्बेरियम शीट के राइट कॉर्नर पे लिखी होती है। ये तो हमने बताया कि भाई स्टैंडर्ड साइज इतना होता है इसका। अगर हम
नॉर्थ अमेरिका में देखें तो वहाँ पर स्टैंडर्ड साइज जो है वो कितना है हर्बेरियम शीट का, तो ये है 41.5 सेंटीमीटर और ये है सेम 29 सेंटीमीटर। 41.5 एंड 29 सेंटीमीटर सेम वही होगा इसके अंदर भी। यहाँ पे राइट कॉर्नर है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है नॉर्थ अमेरिका का स्टैंडर्ड साइज़, नॉर्थ अमेरिका का। और ये क्या है कि जनरली जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारा ओवरऑल यूज़ किया जाता है वो ये है हमारा, ठीक है। तो ये है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है ये क्या है, एक ड्राइड कलेक्शन होता है किसी भी प्लांट का, पाउडर की फॉर्म में हर्बेरियम शीट का यूज़ किया जाता है, मतलब एक तरह से फिल्टर पेपर की फॉर्म में। तो उसमें जो भी जिस भी प्लांट की स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखना है उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया और प्रिजर्व करके रख दिया, राइट कॉर्नर पे सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार अपना। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है ये। तो क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट चैप्टर काफ़ी छोटा है और काफ़ी आसान है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं आएगी इसमें हमें कि भाई लर्न नहीं हो रहा है या फिर कुछ मुश्किल आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं एक बार क्या है हमारा। नेक्स्ट जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है टेक्सोनॉमिकल कीज़। टेक्सोनॉमिकल कीज़। अब ये भाई टेक्सोनॉमिकल कीज़ क्या होती हैं? टेक्सोनॉमिकल कीज़ क्या होती हैं? एक तरह का आइडिया होता है, एक तरह की हिंट होती हैं जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन हमें दे सकती हैं। सो टेक्सोनॉमिकल कीज़ क्या है? एक तरह का कोई आइडिया है, कोई हिंट होती है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो जनरली हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इट इज द टू सेट ऑफ स्टेटमेंट। टू सेट ऑफ स्टेटमेंट कीज में क्या है? टू सेट ऑफ स्टेटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेनली टू सेट में उसके स्टेटमेंट को दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे, क्या? कपलेट। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ वन स्टेटमेंट, अगर हम वन स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे लीड। कीज़ में क्या है? टू सेट ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन को जानते हैं। तो अगर टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उसको कपलेट बोलते हैं, और अगर हम किसी एक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उसको लीड बोला जाता है। जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो किस तरह से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस तरह से टेक्सोनॉमिकल कीज़ जो हैं वो हेल्प कर सकती हैं। देखो एक बार, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मैनी सेल, या फिर मल्टी सेल भी लिख सकती हूँ, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या बोल देंगे हम? यूनिसेल्युलर। और जिसमें बहुत सारी हैं उसको क्या बोल देंगे? मल्टी सेल्युलर। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर, मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर, ठीक है। अब न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट हो, लाइक प्रोटिस्टा। न्यूक्लियस एब्सेंट हो, यूनिसेल्युलर की बात हो रही है ना, तो मोनेरा। मतलब कैरेक्टर को बता रहे हैं, और कैरेक्टर को बता के हम क्या है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बता रहे हैं। सेम ऐसे ही इसमें और भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक, प्लांट्स आ गए, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक, इसमें एनिमल्स आ गए। ऑटोट्रॉपिक का मतलब सबको पता है,
जो अपना खाना अपने आप बनाएं, फोटोसिंथेसिस करते हों। एक कैरेक्टर और आ जाएगा मोटाइल, मोटाइल मूव जो करते हों, जो मूव करते हों। और एक हो जाएंगे नॉन मोटाइल। तो मोटाइल जो है उसमें यहाँ एग्जाम्पल दे दिया हमने एनिमल्स का। एनिमल्स जो हैं वो क्या है, मूव कर सकते हैं ना, लोकोमोशन करते हैं। नॉन मोटाइल में यहाँ पे किसका दे दिया हमने, प्लांट्स का दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे कुछ एक कैरेक्टर हैं जिसके बेस पे हम उस ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हैं। एक तरह से जो टेक्सोनॉमिकल कीज़ हैं वो हमें आइडिया देती हैं। मतलब कैरेक्टर का पता चल गया तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम जानना बहुत आसान हो जाता है। तो ये भी क्या है, हमारा एक टेक्सोनॉमिकल एड में ही आता है, टेक्सोनॉमिकल कीज़। नेक्स्ट देखते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ एनी स्पीसीज एट ए पर्टिक्यूलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो क्या है, ये स्टडी होती है किसी भी स्पीसीज को अगर हम स्टडी कर रहे हों, पर हम स्टडी भी कैसे कर रहे हैं, जितनी भी हमारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं उसमें से किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। मतलब जितना हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में पढ़ा है, कैटेगरीज पढ़ी हैं, उनमें से अगर किसी एक लेवल पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को स्टडी कर रहे हैं तो उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैनुअल। अब मैनुअल क्या है, इट इज़ द इंफॉर्मेशन, इट इज़ द इंफॉर्मेशन ओनली वन स्पीसीज। अब भाई ये क्या है, वो तो था किसी लेवल पे, अब ये है सिर्फ एक स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना, एक ही स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना, तो उसको हम बोल सकते हैं मैनुअल। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोरा एंड फ्यूना। अब फ्लोरा क्या है, फ्लोरा में हम पर्टिक्यूलर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरा में हम क्या पढ़ते हैं, पर्टिक्यूलर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और प्लांट्स में हम उसका लोकेशन देखते हैं और जनरली क्या है, उसका हैबिटेट भी देखते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को, मतलब जहाँ पर प्लांट्स ही प्रेजेंट हों, जो उनका हैबिटेट है, जो उनका लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पूरे एरिया को फ्लोरा बोल सकते हैं। फ्यूना क्या है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स में पढ़ते हैं ये तो। मतलब फ्यूना जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर एनिमल्स का हैबिटेट और उनका लोकेशन दोनों देखा जाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम फ्यूना बोलते हैं। तो आज क्या पढ़ा है हमने, आज हमने पढ़ा है बच्चों की लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इनका किस तरह से डिवीज़न हुआ है, किस तरह से इनकी कैटेगरी बनाई है, किस किस लेवल पे हमने इनको डिवाइड किया है, और किस किस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे हम नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जब हम उनकी स्टडी कर रहे हैं तो उनमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको क्या नाम दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, टेक्सोनॉमिकल एड। तो टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो कौन कौन से होते हैं, सबके बारे में पढ़ा। फिर टेक्सोनॉमिकल कीज़ क्या होती हैं, ये सब पढ़ा है हमने। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर के साथ। तो अगला चैप्टर जो है वो होगा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना और ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।